जय हिंद फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आज के एडिटोरियल डिस्कशन एंड एनालिसिस में। दोस्तों आज है 19 जुलाई ट्यूसडे और दोस्तों आज की डिस्कशन में हम 3 रेलेवेंट एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। तो दोस्तों शुरू करेंगे हम आईआर ओरिएंटेड डिस्कशन से। तो एक आर्टिकल ट्यूसडे को सी राजा मोहन का आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आता है। तो इनका आर्टिकल जो आज आया है, बात करते हैं दिल्ली टू न्यू मिडिल ईस्ट। तो क्या की टेकअवेज हैं जो बाइडेन का रीसेंट अभी विजिट रहा है मिडिल ईस्टर्न रीजन में, और जो भी हाल ही में I2U2 समिट भी कंक्लूड हुआ था। I2U2 जो फोरम है, जैसे कि आप जानते हैं, जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएसए और UAE चारों देश शामिल हैं। फिर दोस्तों अरुण मायरा जी, जो कि फॉर्मर मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन के, वो एक आर्टिकल लिखते हैं शेयरिंग पावर विद द नेक्स्ट जनरेशन, इंटर जनरेशनल जस्टिस की यहाँ पे वो बात करते हैं। तो उसके बारे में हम समझेंगे। और अंत में दोस्तों एक छोटा सा आर्टिकल जो है क्लाइमेट चेंज से ओरिएंटेड है, ये भी हिंदू में आया है, इंडियाज क्लाइमेट इंपेरेटिव। एंड ऑफ द वीडियो में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों शुरू करने से पहले एक आपको बात थोड़ा बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, जब हम एडिटोरियल्स को डिस्कस करते हैं उसमें सेंट्रल बात क्या है, सेंट्रल थीम क्या है, जो सेंट्रल थीम जिसके अराउंड एडिटोरियल रिवॉल्व कर रहा है वो डिस्कस करते हैं। मैं आपको ये बात जरूर रेकमेंड करता हूं कि आप अपना खुद का जो न्यूज़पेपर है, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी न्यूज़पेपर है, वो जरूर पढ़ें। राइट, बिकॉज अपना खुद का न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप खुद अपनी इंश्योरेंस आपके पास है कि आपके करंट अफेयर्स जो आपके खुद के हैं, आपने उसके नोट्स बनाए हैं, या जिस भी तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को याद रखते हैं, अपना न्यूज़पेपर पढ़ना इज ऑलवेज वेरी वाइज। तो अब जब हम आर्टिकल को डिस्कस कर रहे हैं, एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम हर एक वर्ड को वहां पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, जो सेंट्रल बात है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये जब हमने एडिटोरियल डिस्कस करना है, सेंट्रल बात क्या है, जरूरी बात क्या है, जब उसको डिस्कस करेंगे, आप कहानी सुनेंगे, उसके बाद आप जब खुद रीड करेंगे आर्टिकल को, तो आपको इजी लगेगा समझना, आपको वो पढ़ना इजी लगेगा। देखिए, अब आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स किसी भी न्यूज़पेपर के पढ़ने के बहुत एडवांटेजेस हैं। एक तो हमारी रेसिडुअल नॉलेज बनती है, दूसरी बात यह है कि हमारी वोकैबुलरी भी बनती है, ठीक है, हमारी रीडिंग स्पीड बनती है। ठीक है, अब रोज के हम 3, 2 या 4 अगर टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, डजंट मीन कि आप अपना न्यूज़पेपर ना पढ़ें, आप अपना न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। ठीक है, चलिए बाकी दोस्तों शुरू करेंगे आज की चर्चा। और आप जैसे जानते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जहां पे जो क्वेश्चंस हम आप जो पोस्ट करते हैं, उसको टेलीग्राम ग्रुप का नाम क्या है, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। नाउ टू गेट एक्सेस टू दिस ग्रुप, व्हाट यू हैव टू डू, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको लिंक मिलेगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का एक्सेस मिलेगा। नहीं मिलता एक्सेस तो घबराने की बात नहीं है, इस नंबर पे आप अपने टेलीग्राम के ऐप से मैसेज करेंगे और हम आपको हमारी तरफ से ऐड करेंगे टेलीग्राम के ग्रुप में। और इस ग्रुप में अलॉन्ग विद द बेस्ट आंसर जो पिन करा जाता है, मॉडल आंसर भी आपके साथ शाम को 6 बजे शेयर किया जाएगा। नाउ अगर हम कल वाले क्वेश्चन की बात करें, तो जो गर्ल्स एजुकेशन का क्वेश्चन था, बेस्ट आंसर है जानवी पांडे का। जानवी जी ने पहले भी एक बहुत अच्छा आंसर लिखा था, तो वेरी वेल डन जानवी, वेरी गुड हैंड राइटिंग, वेरी वेल प्रेजेंटेड। आपका जो आंसर प्रेजेंट करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है। तो वो शुरुआत में अपना आंसर शुरू करते हैं जो NFHS का डेटा है, जो कि आर्टिकल में भी मेंशन था, जो हमने कल बात करी थी कि लगभग 16.6% ऑफ द फीमेल्स अबव द एज ऑफ 6, उनको 12 साल की जो तालीम है वो हासिल नहीं हो पाती है, 12 साल की एजुकेशन हासिल नहीं हो पाती है। और उसके बाद एजुकेशन, और उसके बाद लिटरेसी का इंटरप्रिटेशन इंडियन कंटेक्स्ट में क्या है, उसके बारे में बहुत अच्छी तरह से उन्होंने यहाँ पे बात करी है। क्या क्या कारण है फॉर लो लिटरेसी फॉर फीमेल, उसके बाद क्या इम्पैक्ट है इसका समाज के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, और क्या ऐसी रणनीतियां हैं, क्या ऐसी योजनाएं हैं, क्या ऐसी पॉलिसी इंटरवेंशन है सरकार के द्वारा। तो चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, सर्व शिक्षा अभियान है, उड़ान स्कीम है, जेंडर एटलस, तो ये सब के बारे में यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है। बहुत वेरी वेल प्रेजेंटेड आंसर, आप इस आंसर को रीड कर सकते हैं। एंड वेरी वेल डन जानवी, अगर आप इसको देख रहे हैं तो प्लीज जरूर कमेंट करना कि आपने कितने मिनट में इसको आंसर को नोट डाउन करा है, लिखा है। चलिए तो शुरू करेंगे इस आर्टिकल से, दिल्ली टू न्यू मिडिल ईस्ट। ना देखिए, अब 5 ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट बातें रही हैं जो कि इंडिया सीख सकता है, इंडिया लर्न कर सकता है। वैसे तो देखिए यहाँ पे सी राजा मोहन ने अपनी बातें लिखी हैं, बहुत अच्छा वो लिखते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इंडिया की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। इंडिया की जो एंगेजमेंट है मिडिल ईस्ट रीजन के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव है। स्पेशली अगर हम पिछले 8 सालों की बात करें ना, दिस इज कंसिडर्ड एज द हॉल मार्क ऑफ नरेंद्र मोदीज फॉरेन पॉलिसी, द एंगेजमेंट विद द मिडिल ईस्टर्न रीजन, वेदर इट्स विद सऊदी, वेदर इट्स विद UAE, वेदर इट्स विद इजराइल, और इवन इफ इट्स विद ईरान, राइट। बट नेवरदलेस ऐसी कौन सी 5 बातें हैं जो कि इंडिया सीख सकता है इस विजिट से, जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में किया था। तो यूएसए अबैंडन करने को तैयार नहीं है मिडिल ईस्ट को, ठीक है। दूसरी बात, यूएसए सर्टनली चेंजिंग द मैनर इन विच इट इज एक्टिंग इन दिस रीजन, यहां पे रीजनल सिक्योरिटी की बात आती है। तीसरी बात,
जो बाइडेन ने इलेक्शन के दौरान जो रिटोरिक चलाया था कि भाई देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसीज, के अमेरिका एक डेमोक्रेसी है और सऊदी है, यूएई है, ये ऑटोक्रेसीज हैं, गल्फ मोनार्कीज हैं, तो वो जो रिटोरिक था जो बाइडेन का वो चेंज हो चुका है, ठीक है, क्योंकि जो बाइडेन अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं टुवर्ड्स द गल्फ मोनार्कीज। उसके बाद इंटरेस्ट, दे ऑब्वियसली फॉरेन पॉलिसी में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो आपके नेशनल इंटरेस्ट हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, वो हमेशा प्रायोरिटी होते हैं, वो हमेशा ट्रायम्फ करते हैं ओवर मॉरल वैल्यूज। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे क्यों ये बात यहाँ पे क्यों करी गई है। और पांचवी बात, नेशनल इंटरेस्ट, हमेशा नेशनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव होता है किसी भी देश के लिए, और नेशनल इंटरेस्ट अब मिडल ईस्टर्न रीजन के लिए भी कलेक्टिवली एज अ होल बहुत ज़्यादा इंपेरेटिव बन रहा है। ये क्यों हो रहा है सारा का सारा, पॉइंट बाय पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो नॉट अबैंडनिंग मिडल ईस्ट, ये बहुत एक पॉपुलर नोशन बन चुका था कि अब टाइम आ चुका है कि अमेरिका जो अपनी इंगेजमेंट है मिडिल ईस्ट रीजन से थोड़ा कम कर दे। अब हमने देखा कि अमेरिका ने बहुत प्रीमेच्योरली विड्रॉ किया अफगानिस्तान से, राइट। चलो अमेरिका ने बोला कि हमने 20 साल से बहुत सारे पैसे बहाए, बहुत सारे लोगों की जानें गई, अब हमने अफगानिस्तान में कुछ लेना देना नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब परहैप्स मिडल ईस्ट से डिसंगेज करने का कारण ये भी हो सकता है बिकॉज अमेरिका में बहुत ज़्यादा अबंडेंट शेल गैस रिकवरी करी गई थी, तो जो हाइड्रोकार्बन डिपेंडेंसी है, जो ऑयल डिपेंडेंसी है मिडल ईस्ट के ऊपर, वो थोड़ी कम हो गई थी अमेरिका की। लेकिन इस सब के बावजूद जो बाइडेन ने बहुत क्लियर करा है कि देखिए जैसे इंडो पैसिफिक है, जैसे यूरोप है, हम नहीं चाहते कि वैक्यूम कोई और देश वहाँ पर ऑक्यूपाई करे, चाहे यूरोप में उस वैक्यूम का फायदा रशिया उठाए, चाहे इंडो पैसिफिक में उस वैक्यूम का फायदा चाइना उठाए, या चाहे सेंट्रल एशिया में मिडिल ईस्टर्न देश में हमारे अगर हम डिसएंगेज कर रहे हैं, एंगेज नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि उस बात का जो फायदा है चाइना या रशिया कोई भी उठाए, ठीक है। तो हम बहुत क्लियर हैं, जो बाइडेन इज वेरी क्लियर दैट अमेरिका कैन नॉट सीड इट्स रीजनल प्राइमेसी व्हेन इट कम्स टू द मिडिल ईस्ट। देन चेंज इन एक्शन, तो यहां पे रीजनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। देखिए अब ऑब्वियसली बहुत सालों से अमेरिका की आदत रही है इंटरवीन करना, चाहे वो लिबिया है, इराक है, ईरान है, राइट। वी सॉ द 1979 ईरान रेवोल्यूशन, एंड देन ऑब्वियसली वी सॉ जो एलिगेशन जॉर्ज बुश ने रखा था सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट के भी इराक में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ना। जब वॉर ऑन टेरर लॉन्च करा था 2001 में अफगानिस्तान में, तो 2003 में इराक में भी इंटरवेंशन लॉन्च किया था। रेजीम चेंज मिडिल ईस्टर्न रीजन में अमेरिका की बहुत पुरानी आदत रही है। तो अमेरिका का एंगेजमेंट एज फार एज द रीजनल सिक्योरिटी इज कंसर्न पास्ट में तो बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। नाउ अमेरिका इज स्टिल नाउ आल्सो वांटिंग टू बी एंगेज्ड एज फार एज द रीजनल सिक्योरिटी इज कंसर्न इन दिस रीजन, और अमेरिका नहीं चाहता टू बी ड्रॉन इटसेल्फ के बी डायरेक्टली इनटू द रीजन्स वॉर। तो यानी कि अमेरिका ये शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट के बीच में नहीं आना चाहता, ठीक है। लेकिन अमेरिका डिटर्मिन्ड है कि चलो बेशक अभी मैंने अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। इनफैक्ट जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि 9/11 के बाद ये पहली बार हुआ है कि कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट सऊदी में आया है, मिडिल ईस्टर्न रीजन में आया है, जब अमेरिका की कोई ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस मिडिल ईस्टर्न रीजन में नहीं है, ठीक है। लेकिन अमेरिका अभी भी चाहता है कि कैसे कैपेबिलिटी डेवलपमेंट मिडिल ईस्टर्न देशों की करी जा सकती है, ठीक है। और अमेरिका बहुत कोशिश भी कर रहा है। अभी देखिए 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए थे कि कैसे और ज्यादा जो भाईचारा है, जो मित्रता है, जो रिकंसिलिएशन है अरब देशों और इजराइल के बीच में बढ़ाई जा सकती है। और कलेक्टिवली अरब्स और इजराइल की अगर कोऑपरेशन बढ़ती है, अगर रिकंसिलिएशन ज्यादा होती है, तो दैट कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव डेटरेंट अगेंस्ट ईरान्स अग्रेसिव पॉलिसीज इन दिस रीजन। तो यहां पे बात करेंगे एक नए कोलिशन की, मिडिल ईस्ट एयर डिफेंस। अब इस कोलिशन का आइडिया तो 2015 से ही फ्लोट कर रहा था, मच बिफोर देन द अब्राहम अकॉर्ड्स व्हिच वर साइंड इन 2020। अब अंडर द MEAD यूएस, इजराइल और कुछ जो अरब देश हैं वो कोलैबोरेट करेंगे कि कैसे मिसाइल और एरियल अटैक्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली किसके टुवर्ड्स ओरिएंटेड है, किसको कंटेन करने की यहाँ पे बात हो रही है। डेफिनेटली जो अटैक्स विच विल कम फ्रॉम ईरान एंड इट्स प्रॉक्सीज, तो ईरान और उसके प्रॉक्सीज की बात करें तो चाहे वो येमन है, चाहे वो लेबनान है, तो हूथीज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जो येमन में जो सिविल वॉर की प्रॉब्लम चल रही है। तो टैक्टिकली ईरान जो है काफ़ी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करता है, जो शिया बेस्ड जो ग्रुप्स हैं, चाहे वो येमन में हो, चाहे वो लेबनान में हो, एंड दैट ऑब्वियसली क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। नाउ दिस इज गुड इन अ वे फॉर इजराइल एंड द अरब स्टेट्स दैट दे आर कमिंग टुगेदर, एंड ऑब्वियसली दे वांट टू कन्फ्रंट ईरान विद द ब्लेसिंग्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ दिस इज वन सच ग्रुपिंग, वन सच कोलिशन व्हिच इज फॉर्मिंग इन दिस रीजन। देन डेमोक्रेसी वर्सेस ऑटोक्रेसी की बात करें। देखिए अब ना आइडियोलॉजीज, अब आप कहें जी मेरी आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक है, मेरी आइडियोलॉजी लेफ्टिस्ट है, कम्युनिस्ट है, ये है वो है। मिडिल ईस्ट रीजन की जब बात आती है ना, तो आइडियोलॉजीज वहाँ पे नहीं चलती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है फॉरेन पॉलिसी की अगर मिडिल ईस्ट में आपने अपनी स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस बना के रखनी है। मिडिल ईस्ट में देखिए अबंडेंट मिनरल वेल्थ है, अबंडेंट ऑयल वेल्थ है।
देखिए अभी पीछे जब यहाँ पे इंडिया में जब नुपुर शर्मा कंट्रोवर्सी हुआ था तो काफ़ी सारे आर्टिकल्स, काफ़ी सारे ओपिनियंस लोगों के न्यूज़पेपर्स में आ रहे थे। काफ़ी डिप्लोमैट्स का ये कहना था कि इंडिया अपनी जो सॉफ्ट इमेज है, इंडिया के जो रिलेशंस है मिडल ईस्ट के साथ, कहीं वो खराब ना हो जाए, बिकॉज बहुत मेहनत लगी है। अगर हम अपनी डिप्लोमेसी की बात करें, 40-50 साल से हमने इस रीजन में बहुत अपनी एक्टिव एक डिप्लोमेटिक आउटरीच बना के रखी है और हमारी काफ़ी रिस्पेक्ट भी है। इनफैक्ट अगर हम इंडिया की बात करें तो आज के टाइम पे इंडिया की जो रिस्पेक्ट है मिडल ईस्टर्न देशों की, तो वो बहुत ज़्यादा है। इवन आज के टाइम पे इंडिया को पहली प्रेफरेंस मिलती है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। नाउ फॉर अमेरिका, नाउ अब जब इलेक्शन का टाइम था तो इलेक्शन के टाइम पे यानी कि 2000 अगर हम 20 की बात करें तो इलेक्शन के टाइम पे बाइडन ने बहुत इस तरह का रिटोरिक, बहुत इस तरह की बातें बोली थी दैट यू नो कि देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डेमोक्रेसीज एंड ऑटोक्रेसीज। लेकिन आज वही जो बाइडन जी तो बैठे हैं विद द लीडर्स ऑफ द मोनार्कीज, ठीक है, जो सऊदी जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, MBS जिसको हम कहते हैं, उन्होंने तो एलिगेशन भी लगाया था। चलो ये बात तो शायद सच भी हो सकती है, बिकॉज अब ये किस कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे इंटरेस्ट विनिंग ओवर वैल्यूज की बात आती है। तो जो बाइडन ने इलेक्शन के टाइम पे ये भी कहा था कि मैं अगर प्रेसिडेंट बन गया तो मैं सऊदी अरेबिया को ग्लोबल ऑर्डर से बिल्कुल आइसोलेट कर दूंगा। बहुत प्रीमेच्योर बात है जो कि जो बाइडन ने कही है, क्योंकि वो बच्चे तो नहीं है जो इस तरह की वो बात सोच रहे हैं या उनको सपना आ रहा है। अपेरेंटली उन्होंने ये बात इस कंटेक्स्ट में कही थी बिकॉज CIA का ये कहना था कि 2018 में, जो कि बहुत एक फेमस रिनाउंड एक जो सऊदी बेस्ड जर्नलिस्ट थे जमल कशोगी, तो CIA का ये कहना था, अमेरिका के CIA का ये कहना था कि उनकी जो हत्या है, उनकी जो असैसिनेशन है, वो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने करवाई थी। तो इनकी जो हत्या हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो ये इस्तांबुल में जो सऊदी अरेबिया का जो कॉन्सुलेट है, ये वहाँ पे कुछ पेपर्स जमा करवाने जा रहे थे और वहां पे इनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब अमेरिका ने, अब जो बाइडन ने इलेक्शन के टाइम पे इस इशू को बहुत छेड़ा था, इस इशू को बहुत राइज अप करा था, प्रोपोगेट करा था। लेकिन आज वही जो बाइडन मोहम्मद बिन सलमान के साथ, जिनको हम MBS भी कहते हैं, इनका जो एक्रोनिम है MBS, सऊदी जो क्राउन प्रिंस है, आज उन्हीं के साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? देखिए अभी अमेरिका के ऊपर भी बहुत प्रेशर है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जो बाइडन की पॉपुलैरिटी बहुत कम हो रही है, ठीक है। और जो बाइडन को जरूरत है इन मिडिल ईस्टर्न देशों की, उनको परस्यू करने की कि भैया अगर तेल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तेल की डिमांड बढ़ रही है, तो क्यों ना प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जाए। अगर प्रोडक्शन बढ़ाई जाएगी तो तेल के दाम थोड़े कम आएंगे। अब डेफिनेटली तेल के दामों में जो वोलेटिलिटी, उसमें बहुत बड़ा एक जो रोल है वो रशिया यूक्रेन की लड़ाई का भी है। लेकिन अब अभी मिड टर्म इलेक्शंस अमेरिका में आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो बाइडन के अपने खुद के पर्सनल इंटरेस्ट हैं। बेशक आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें सऊदी के क्राउन प्रिंस के अगेंस्ट कही थी, ठीक है, कि हम सऊदी को आइसोलेट कर देंगे ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में से। लेकिन आज के टाइम पे उनको पता है कि अगर मेरे को फिर से पॉपुलैरिटी अगर अपनी पब्लिक में सीख करनी है तो मेरे को महंगाई को काउंटर करना पड़ेगा। महंगाई तो हर एक देश में बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है, नेपाल से लेकर अमेरिका तक। अब लेकिन यहाँ पे जब तेल के दामों की बात आती है तो इस करके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा कोऑपरेशन देखने को मिलेगी मिडिल ईस्टर्न देशों की। बिकॉज वंस अगेन आई रिपीट कि प्रोडक्शन को यहाँ पे बढ़ाने के लिए, ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो बाइडन यहाँ पे इन लोगों को परस्यू कर रहे हैं। फिर फोकस और नेशनल इंटरेस्ट की बात करें। देखिए अब ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि जो गल्फ रीजन है, ये मतलब देखिए हर एक देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो हमेशा पहले होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि जो गल्फ रीजन है ये भी सीख रहा है कि कैसे अपने रीजनल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है ओवर आइडेंटिटी सच एज एथनिसिटी और रिलीजन। अब ये कहां पे देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है जो भी हाल ही में अब्राहम अकॉर्ड साइन करे गए हैं विद इजराइल एंड द अरब नेशंस, और सऊदी और इजराइल के बीच में भी फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने की बात अभी रिसेंटली करी गई है। सऊदी और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन वैसे नहीं हुए हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द अदर अरब नेशंस और इजराइल के बीच में अब्राहम अकॉर्ड साइन हो चुके हैं। अब अरब्स ये कह रहे हैं कि भी हमारी सॉलिडारिटी तो आज भी है पैलेस्तीन के साथ, कि अगर हम इजराइल के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो डजंट मीन कि हम पैलेस्तीन के कॉज के लिए लड़ नहीं रहे हैं, या डजंट मीन कि हम पैलेस्तीन के मुद्दे को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अभी बहुत सारे जो अरब लीडर्स हैं, जो बहुत सारे अरब नेशंस हैं, वो चाहते हैं कि इजराइल के साथ और अमेरिका के साथ कोऑपरेट करके, कोऑपरेशन बढ़ा के कैसे वो ईरान को कंटेन कर सकते हैं, ईरान को काउंटर कर सकते हैं। खास करके जो थ्रेट्स बढ़ रहे हैं, ईरान की जो सपोर्ट है, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो प्रॉक्सीज हैं, येमन में हो, लेबनान में हो, जिनको ईरान सपोर्ट कर रहा है, अब उसके चलते सऊदी है, UAE है, वो काफ़ी अटैक्स फेस कर रहे हैं। तो उसको लड़ने के लिए, उसको कंटेन करने के लिए अभी अपने नेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना बहुत जरूरी है। इस करके वो अभी सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं इजराइल के साथ भी। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? एक टाइम था, ये एक आर्टिकल आया था, अभी मैंने कुछ टाइम पहले शेयर भी किया था, हिंदू में आर्टिकल आया था, जहां पे ये बात मैंने डिस्कस भी करी थी कि इजराइल जो है उसके संबंध बिफोर द रेवोल्यूशन हैपेंड इन ईरान, बिफोर द 1979 रेवोल्यूशन इन ईरान,
उससे पहले इजराइल और ईरान के जो संबंध थे बहुत अच्छे थे, ठीक है। इनफैक्ट देयर वाज अ टाइम जब इजराइल ने अलाय किया था विद द नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स एज वेल, लाइक ईरान है, लाइक टर्की है, ताकि कैसे वो अपनी लेवरेज, कैसे वो और अपना लेवरेज बढ़ा सकते हैं अगेंस्ट द अरब्स। और आज देखिए हालात कैसे बदल गए हैं, बिकॉज इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती है, हालात बदलते रहते हैं, है ना। कल हालात कुछ और थे, आज हालात कुछ और हैं। तो आज हालात कैसे हैं? आज तो इजराइल इज चैंपियनिंग द कॉज ऑफ अरब्स अगेंस्ट ईरान, ठीक है। टर्की जो कि एक नेटो अलाय है वेस्ट का, टर्की कोलैबोरेट कर रहा है रशिया के साथ ऑन सम इश्यूज एंड कंपीट्स विद इट ऑन अदर्स। तो मिडिल ईस्ट कभी भी कोई बहुत इजी जगह नहीं रही थी जहां पे आपने अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बना के रखनी है, ठीक है। एंड फॉर दोज विद अ वीक एपेटाइट फॉर जियोपॉलिटिकल हार्ड वर्क इन द रीजन, यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा एंगेजमेंट, बहुत सारे देशों ने बहुत अपनी प्रेजेंस बना के रखी, जिसके लिए जो डिप्लोमेटिक आउटरीच है उसमें बहुत मेहनत लगी थी, ठीक है। अगर हम फॉर्चुनेटली बात करें, जो हमारी मिडिल ईस्टर्न पॉलिसी है वो आज के टाइम पे उसमें बहुत प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है। हम रिलीजियस लेंस के जरिए नहीं देख रहे मिडिल ईस्ट को, ठीक है। हम नहीं देख रहे हैं कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ठीक है। हम इस बात को नहीं देख रहे हैं, चाहे रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ मर्जी हो, लेकिन हमारा जो नजरिया है मिडिल ईस्ट को देखने का वो बहुत एक स्ट्रेटेजिक और रियलिस्ट पर्सपेक्टिव से है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात इस आर्टिकल में डिस्कस करी गई है। फिर अगला आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे अरुण मायरा जी का है। अब इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, है ना, देखिए हर एक वर्ड को क्रिटिकली तोड़ के तो हम नहीं पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात क्या है उसको हम यहां पे समझेंगे कि बात क्या करी जा रही है। कॉमन सी बात है, हम आमतौर पे कहते हैं कि भाई आगे आने वाले भविष्य का क्या होगा, आज हवा नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है ना, प्रदूषित हवा में हम रह रहे हैं, पानी नहीं होता, बिजली चले जाती है, ये सब प्रॉब्लम्स तो आने वाले समय में और बढ़ेंगी, है ना। अब कहीं ना कहीं जो आज के टाइम पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका दोष हम किसको दे सकते हैं? उसका दोष हम अपनी पास्ट जनरेशन्स को दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने वातावरण के प्रति ज़्यादा अपनी अच्छी जिम्मेवारी नहीं निभाई, है ना। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि चलो क्लाइमेट चेंज है, पैंडमिक्स है, लड़ाइयाँ हैं। अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं? फेवरेट टॉपिक है, बहुत बार हम ये डिस्कस भी कर चुके हैं कि ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रेलेवेंस क्या है। अब जब यूएन है, आईएमएफ है ना, यूएनएफसीसीसी है, आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनएससी हो गया, इतने बड़े बड़े लोग यहाँ पे बैठे होते हैं, तो ये सब क्या कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि आने वाले समय में प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ने वाली है लोगों के लिए? अब ये जो नए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी रेलेवेंस को लेकर बहुत बार सवाल उठाए गए हैं। अब ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं मोस्टली ये कब बनाए गए थे? वर्ल्ड वॉर टू के बाद। वर्ल्ड वॉर टू के बाद अमेरिका हो, जापान हो, है ना, जर्मनी हो, सब ने कहा भी हमको अपना सबक मिल गया है, अब हम वर्ल्ड पीस को प्रमोट करेंगे, हम हार्मनी को प्रमोट करेंगे, एक अच्छा स्टेबल ग्लोबल ऑर्डर को प्रमोट करेंगे। तो ये जो पर्पस था इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को बनाने का वो क्या था कि ताकि जो प्रोलिफरेशन है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की वो ज़्यादा ना हो, कैसे जो शार्टेड इकोनॉमीज उनको रीबिल्ड किया जा सकता है, कैसे ग्लोबल पीस को बढ़ावा दिया जा सकता है। और लेकिन जो पावर थी उन इंस्टीट्यूशंस में वो तो वही जो जीते थे, जो सिकंदर थे वर्ल्ड वॉर टू में, उन्हीं के पास थी। तो अभी भी देख लिया, आज इतने साल हो गए हैं, 80 साल 80 ईयर्स होने वाले हैं, फिर भी यूएन में 5 ही मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। कितनी बार बात करी गई यूएन रिफॉर्म्स को लेके, यूएनएससी रिफॉर्म्स को लेके, फिर वो चाहे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, वॉशिंगटन कंसेंसस की बात आती है। तो जो रियल पावर है ना, हम आने वाले भविष्य की बात करते हैं, आने वाली पीढ़ी की बात करते हैं, लेकिन रियल जो पावर है हथियारों की या पैसे की, वो किसके जेब में है? वो रियल पावर तो अभी भी वही विकसित देश है, डेवलप्ड देश है, अमेरिका हो, यूरोप हो, उनके हाथ में ही है, ठीक है। तो अब लेकिन जो प्रॉब्लम्स फेस होने वाली आने वाले टाइम में वो कहां होने वाली हैं? वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में होने वाली है। उनका कितना से है, ठीक है। हम ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मॉडल क्यों फॉलो कर रहे हैं जब हमको पता है कि सोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन में लाई करता है? तो हम और ज्यादा सेंट्रलाइजेशन क्यों कर रहे हैं? नाउ व्हाट नेक्स्ट? देखिए ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशंस हैं ग्लोबल गवर्नेंस के, हम इनको अगर बोलें टूथलेस टाइगर बोलेंगे भी, मतलब किस बात का ये इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन हुआ है ना कि किसी काम के तो वो है नहीं। तो डेफिनेटली जो उनके पर्पस थे, जो उनके ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको वो नहीं मीट कर पा रहे हैं। अब एक नया कंसेप्ट अरुण मारा जी कहते हैं, यहाँ पे इंटरजेनरेशनल जस्टिस की बात करते हैं। और ये जो कंसेप्ट है दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी अ बेटर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग अ मोर इक्विटेबल ग्लोबल ऑर्डर। और होपफुली यहां पे बात करेगी बहुत सक्सेसफुल रहेगा, कामयाब रहेगा इन अरेस्टिंग मैनकाइंड्स ब्रेकनेक डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लैनेट। बिकॉज देखिए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में साइंटिफिक ग्रोथ हुई है, टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हुई है, वैसे वैसे अगर हम प्लैनेट की बात करें तो उसमें डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है ना।
तो क्लाइमेट चेंज, अब देखिए जहाँ पे साइंस है, टेक्नोलॉजी है, दो बातें हमको देखिए कितनी प्रोग्रेस हमने करी है। आज हम कितना देखिए सहूलतें हैं, स्मार्टफोन्स हैं, डिवाइसेस हैं, है ना, गाड़ियाँ हैं, हवाई जहाज़ हैं, शिप्स हैं, ठीक है। किसी ज़माने में लोग घोड़े पे जाया करते थे, ठीक है। अब वो ज़माना नहीं है कि आपने कबूतर को बोलना कि चिट्ठी वहाँ पे दे के आओ। आज के टाइम पे आप मेल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। तो जहाँ पे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ देखने को मिली है, तो वहाँ पे लेकिन हमने देखा कि हमने प्लैनेट को डिस्ट्रॉय भी बहुत करा है। तो लेकिन इतने सारे जो महान ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका क्या काम है, ठीक है, उनका रेलेवेंस क्या है? जब इतना सारा उनके नाक के नीचे इतनी जब डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो वो क्या कर रहे हैं? तो सुनने, देखिए अब एडवाइस देने को बहुत सारे लोग आ जाते हैं, है ना। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं जो बहुत सारी एडवाइसेस देंगे, सॉल्यूशंस निकालेंगे, साइंटिफिक सॉल्यूशंस निकालेंगे। हर चीज़ का आंसर साइंस में नहीं होता। कई बार अगर अगर हम यहाँ पे जो अरुण मायरा जी बात कर रहे हैं कि अगर जो ओल्ड हैं, अगर वो नौजवानों को सुने, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने। अब यहाँ पे ओल्ड और यंग की अगर बात करी जा रही, तो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट को हम समझे, जो इस कंटेक्स्ट में भी समझे कि जो ग्लोबल ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो भी डेवलपिंग देशों का, गरीब देशों का अगर वो सुने कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, समस्याएं क्या हैं, तो शायद हल निकल सकता है। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ पे लगी कि देखिए हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं। आने वाले हमारे जो ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, है ना, अगर हम इतने फॉर्चुनेट हुए, अगर इतनी जिंदगी रहेगी, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी देख सकें, तो आने वाले समय में हम क्या अपने बच्चों के लिए छोड़ के जाना चाहते हैं। अब जो ओल्डर जनरेशन हैं, अब इंस्टेड के वो बहुत सारे सोल्यूशंस को सजेस्ट करें, ये करें वो करें, यहां पे ये बात करी जा रही दैट दे मस्ट लिसन टू द यंगर जनरेशन। एक तो ये बात। दूसरी बात यहां पे समझने को ये भी है, जो मैं इन्फर कर पाया हूं, जो मैं समझ पाया हूं, कि जो ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो यूएन है, यूएनएससी है, आईएमएफ है, हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं कि आप कोई रेजोल्यूशन पास कर दो या आप कोई एग्रीमेंट साइन करवा दो या आप उसको लाखों करोड़ों का लोन दे दो। पहले सुनो तो सही ना कि प्रॉब्लम क्या है, उनकी समस्या क्या है, उसका फिर हल निकालेंगे। अब अगर हम आज की जनरेशन की बात करें, तो हम देखिए ऑब्वियसली हम ओल्डर जनरेशन के ऊपर तो नहीं छोड़ सकते हैं कि भाई वो सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब अगर हम ये सोचें कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी खुद अपने आप सोल्यूशन निकालेगी जो उनको प्रॉब्लम्स उस टाइम पे वो फेस करेंगे, तो नहीं। अब अगर हमने 2070 तक अगर हमने सेट करा है नेट जीरो का टारगेट, अब 2070 तक पता नहीं हम जिंदा रहे ना रहे, लेकिन एटलीस्ट हमारी जिम्मेवारी तो बनती है ना कि 2070 तक अगर हम नहीं भी हैं हम सारे, लेकिन जो जो टारगेट हमने सेट करा है, तो वो मीट करने के लिए जो हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनको प्रॉब्लम्स ना आए, ठीक है। तो अप्लाइंग द सेम ओल्ड वेज जो कि इतने सालों से हम अपनाते आए हैं, ठीक है, जो हम किताबी बातें पढ़ते आए हैं, तो वो जो हमारी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं वो और ज्यादा बदतर बनेंगी। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की यहां पे जरूरत है। टाइम इज रनिंग आउट, टाइम इतना नहीं है। देखिए साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है, चलो वो तो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हर टेक्नोलॉजी जो है हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद चेंज करती रहती है, ठीक है। अब आमतौर पे इनइक्वालिटी की जब बात आती तो ये माना जाता है, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात करते हैं, कि अमीरों को और अमीर होने दो, लेट द वेल्दी बी मोर वेल्दियर एंड द गरीब पीपल दे विल बिकम प्रॉस्परस इवेंचुअली इन द कोर्स ऑफ टाइम। तो अब टाइम तो भागा जा रहा है ना। ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, ये जो टॉप डाउन अप्रोच है, ये डेफिनेटली इतने सालों से तो काम नहीं आ रही है, ठीक है। अब ठीक है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, हमने पर कैपिटा जीडीपी भी बढ़ाना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग फ्यू इंडिविजुअल्स मोर रिचर। इनइक्वालिटीज तो बढ़ रही हैं, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोग अपनी जॉब्स लूज कर रहे हैं, पेशेंस लूज कर रहे हैं। तो ये बातें तो आने वाले समय में भी हमने सोचना है ना। कब तक हम इस स्ट्रैटेजी से काम करते रहेंगे कि लेट द वेल्दियर बी मोर वेल्दियर। नाउ न्यू थ्योरी टू चेंज की यहां पे जब बात आती है, तो पावर जो है, जो पावर डायनेमिक्स है, उसको भी शिफ्ट करने की जरूरत है बिटवीन जनरेशन। अब यहां पे अगर ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, देखिए G7 का ना आज वो क्लाउड नहीं है। आज G7 में वो बात नहीं है जो आज से 20 साल पहले या 30 साल पहले थी। अब G7 है, यूएनएससी है, वही 5-6 देश, वही 7-8 देश। कब तक आप सबके लिए फैसला लेते रहोगे? अब अगर G7 की यहां पे बात करें, अरुण मेहरा जी कहते हैं कि G7 में लेस देन 10% ऑफ द वर्ल्ड सिटीजन है और लेस देन 6% ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन हैं जो कि बिलो 10 ईयर्स हैं। तो 90 से 95% जो पॉपुलेशन है वो तो बाकी देशों में है ना, वो इन 7-8 देशों में तो नहीं है, ठीक है। तो यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसको आप नोट भी कर सकते हैं, जो अरुण मेहरा कह रहे हैं, ये ग्लोबली जो पावर डायनामिक्स है, that must shift within economies from older persons to youth, and it also must shift from the advanced countries to the younger emerging economies। अब इस बात को ध्यान से समझिए, जब older persons to youth की बात आ रही है, हमको ये भी पता है कि ये जो advanced economies हैं, अभी यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट भी पीछे आई थी, तो हमने ये बात पहले भी डिस्कस करी थी, जो आपकी जो एजिंग पॉपुलेशन है, जो सीनियर सिटीजन पॉपुलेशन है, 65 प्लस वाली पॉपुलेशन जो है, ज्यादा संख्या में कहां पे है? एडवांस्ड इकोनॉमीज में है। और जो युवा पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, जो 24 साल से लेके 64 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, वो ज्यादा संख्या में कहां पे है? डेवलपिंग देशों में है। तो पावर डायनेमिक्स भी जो है एडवांस देशों से यंगर इमर्जिंग इकोनॉमीज में शिफ्ट करने बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो इंटरजेनरेशनल डायलॉग की बात हो रही है। तो जैसे जैसे जो देश हैं वो एज हो रहे हैं, जो बड़े जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो भी बढ़ रही है। अब ओल्डर पर्सन दी इकोनॉमीज, दे आर नॉट बर्डन्स टू बी कास्ट असाइड। देखिए जो ओल्डर पर्सन हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, अब ये तो नहीं कह सकते अगर बच्चे आ रहे हैं, अगर नौजवान बढ़ रहे हैं, तो हम जो बड़े लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनको बिल्कुल इग्नोर कर दें। उनका भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है, उन्होंने बहुत योगदान किया अपने लाइफ में, ठीक है। मार्गदर्शन हमको करा सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी है ये जो तालमेल है बिटवीन द सीनियर सिटीजन एंड बिटवीन द यंग जनरेशन। तालमेल, अब पर से आप सिर्फ इसको सीनियर सिटीजन और यंग जनरेशन के बीच में ना सोचिए, लेकिन जो तालमेल है बिटवीन दी ओल्ड, ये जो हमारे जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो G7 है, UN है, UNSC है, या जो नई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आज के टाइम पे स्थापित करी जा रही हैं। अब देखिए, वैसे जब हम इमर्जिंग इकोनॉमीज की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को हार्नेस करने की, तो देखिए बहुत सारे जो युवा पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स देशों में भी है, ठीक है। लेकिन अगेन, अब ब्रिक्स को भी जब स्थापित किया गया था तो माना गया था कि ब्रिक्स जो है वो US लेड वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज करेगा, वॉशिंगटन कंसेंसस को चैलेंज करेगा, लेकिन वो देखने को नहीं मिल रहा आज के टाइम पे, क्योंकि ब्रिक्स का भी जो फ्यूचर है बहुत अंधेरे में है, अंधकाल में है। लेकिन बहरहाल बहुत जरूरी है जो तालमेल है जनरेशंस के बीच में और देशों के बीच में, एडवांस्ड इकोनॉमीज और डेवलपिंग इकोनॉमीज और ओल्डर जनरेशंस और जो यंग पॉपुलेशन, उनके बीच में जो तालमेल है वो और ज्यादा बढ़े। विजडम इसी में लाई करता है, ठीक है। अब जैसे कि यहां पे बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी सॉल्यूशंस हैं जो हमारी जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे वो हम पैंडेमिक रिलेटेड इश्यूज की बात करें, क्लाइमेट चेंज की बात करें, जरूरी नहीं कि हर चीज का आंसर साइंस में है। नेचुरल सॉल्यूशंस भी बहुत मिल जाते हैं। अभी भी दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेचर के बहुत क्लोज रहते हैं, ठीक है। दे हैव नॉट येट लॉस्ट देयर विजडम ऑफ लिविंग विद इन द नेचुरल सिस्टम। तो साइंटिफिक सिस्टम तो है, वो अच्छी बात है, लेकिन जो नेचर से जो हमारे को जो नेचर लेड सॉल्यूशंस मिलते हैं, खास करके अगर हमने प्रॉब्लम लाइक क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट से लड़ना है, तो जो नेचर सॉल्यूशंस है उस पर ज्यादा एम्फोसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो नेचुरल सिस्टम थिंकर्स हैं, दे डू नॉट फील द नीड फॉर रॉकेट्स टू टेक देम टू अदर प्लैनेट्स, ठीक है। अब ऑलरेडी ये प्लैनेट आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, अब आप जितने मर्जी रॉकेट्स लेके किसी मर्जी प्लैनेट पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, जुपिटर पे चले जाओ, या किसी मर्जी गैलेक्सी पे चले जाओ, प्रॉब्लम तो नहीं सॉल्व होने वाली है। आने वाली पीढ़ी के लिए तो आप फिर भी इतना प्रदूषित एटमॉस्फेयर, उनको अगर आप किसी और प्लैनेट में चले भी जाते हो, लेकिन आने वाले जो जनरेशन है उनको तो यही वातावरण देखना पड़ेगा, उनको तो यही प्रदूषित हवा में रहना पड़ेगा। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज को साथ में ये भी नहीं देखना चाहिए कि दे शुड बी कंसिडर्ड एज द वाइट मैन्स बर्डन। तो ये जो नोशन था कि जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, ठीक है, मोस्टली जिनको कॉलोनाइज करा गया था, कि वहां पे लोग सिविलाइज नहीं हैं, जाहिल हैं, उनको कपड़े पहनने नहीं आते, उनको खाना खाना नहीं आता, तो इस नजरिए से भी देखना एडवांस्ड इकोनॉमीज के लिए अच्छी बात नहीं है। तो बहुत ज्यादा तालमेल की, अगर हम आने वाले टाइम में अगर हमने इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम से लड़ना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इज द वे, एंड साथ के साथ जो कोलैबोरेशन है, जो कोऑपरेशन है बिटवीन द एडवांस्ड एंड द इमर्जिंग इकोनॉमीज, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लास्ट आर्टिकल दोस्तों, इंडिया का क्लाइमेट इंपेरेटिव की यहां पे बात करेंगे। तो यहां पे कॉलमनिस्ट कहते हैं कि अगर कोविड ना होता बाय चांस, तो क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड डिजास्टर्स जो हैं, दैट वुड हैव बीन इंडियाज बिगेस्ट रेड अलर्ट इन रीसेंट ईयर्स। तो देखिए दोस्तों, हीट वेव्स की बात हम करते हैं, देखिए अभी यूरोप में भी बहुत हम फॉरेस्ट फायर्स की बात न्यूज़ में पढ़ रहे हैं, है ना। स्पेन है, पोर्चुगल है, वहाँ पे 47-48 डिग्रीज टेम्परेचर हम देख रहे हैं। अब इस तरह की ज़्यादा अनयूजुअल बातें नहीं हो रही हैं इंडिया में, चाहे बहुत गर्मी देख रहे हो, यूरोप में हम हीट वेव देख रहे हो, कनाडा में पिछले साल हीट वेव हमने देखा। तो इस तरह की ज़्यादा बातें पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा कॉमनली हमको सुनने को नहीं आ रही, अखबार में हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को लेके। तो ये अब जो बातें हैं, डेफिनेटली ये अब ये नहीं कि कुदरत का कहर है यहाँ पे, है ना, ये जो नेचुरल डिजास्टर्स नहीं हो रहे हैं, डेफिनेटली इसमें जो ये जो कारण जो बन रहे हैं, जो हम ये इम्पैक्ट्स देख रहे हैं, डेविस्टेशन देख रहे हैं, दीज आर ऑल मैन मेड डिजास्टर्स, ठीक है। तो चाहे वो हीट वेव्स हैं राजस्थान में, यूपी में, गुजरात में, चाहे वो यूरोप में है, ठीक है, चाहे वो फ्लड्स की बात करें इंडिया में, असम हो, तेलंगाना हो, ठीक है, केरला हो, तमिलनाडु हो, ठीक है। तो ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं, ये मैन मेड डिजास्टर्स हैं, ठीक है। अब इसके चलते बहुत ज़रूरी है कि हम इस चीज़ों को एड्रेस करें। बहुत बार इस टॉपिक को, एनवायरनमेंट को, क्लाइमेट चेंज को हर एक एडिटोरियल में बहुत बार डिस्कस करें। तो फॉर एग्जांपल, अगर हीट वेव्स की यहाँ पे बात हो रही है, तो हीट वेव्स इन इंडिया दे हैव क्लेम्ड एन एस्टिमेटेड 17,000 लाइव्स सिंस द 1970s। अब इतनी गर्मी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली वर्कर्स के लिए काम करना भी प्रोडक्टिव नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली लूज करेगी। अब अगर हम एसी में बैठ के काम करें तो चलो, बाहर चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 55 डिग्री हो, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर के जो लोग हैं, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, है ना, माली भैया हो, सिक्योरिटी वाले भैया हो, या जो बिल्डिंग बनाते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए तो गर्मी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है ना। तो कितना सारा नुकसान हो सकता है ग्लोबली भी। जीडीपी की बात करें, जीडीपी लॉस की बात करें, अगर इस तरह की हीट वेव्स बढ़ते रहेंगे, इस तरह के फ्लड्स आते रहेंगे, प्रॉपर्टी को भी लॉस है, इंसानों को भी लॉस है, वेजिटेशन को भी लॉस है, वातावरण को भी लॉस है।
तो यहाँ पे बहुत जरूरी है अपनी क्षमता बढ़ाने, अपनी क्लाइमेट रेजिलियंस की जहाँ पे बात आती है, तो चाहे हम अब यहाँ पे बात करें एग्रीकल्चर की, देखिए एग्रीकल्चर भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर होता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का, है ना। तो चाहे वो मीथेन गैस एमिशंस की हम बात करें, पैडी कल्टीवेशन से कितना मीथेन गैस एमिशन होता है। अब डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम है, हीट वेव्स के चलते ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है, फॉरेस्ट फायर्स के चलते ये प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। अब एग्रीकल्चर भी वाटर इंटेंसिव है, आने वाले समय में देखिए पानी, अब हीट वेव्स के चलते बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ कंट्री जहाँ पे पानी पीने को नहीं है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अब एग्रीकल्चर भी बहुत वाटर इंटेंसिव है, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा पानी लेता है। तो आने वाले समय में जब हम रिजिलियंस की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट रिजिलियंस की बात करें, तो एक टर्म आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा जो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो आपने ये टर्म काफ़ी सुना होगा कि ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को हम प्रमोट करें जो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव नहीं है और एफॉरेस्टेशन जैसे एफर्ट्स को हम और ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। और साथ में दोस्तों जहां पे हम बात कर रहे हैं कि देखिए वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्रमोट नहीं करना, तो वहां पे हम ये भी कर सकते हैं कि फाइनेंशियल ट्रांसफर्स कर सकते हैं टू फार्मर्स, ताकि वो ट्रीज और प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं यूजिंग ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन टेक्नोलॉजीज। नाउ अब सदर्न स्टेट्स की प्रॉब्लम्स की बात करें तो देखिए दोस्तों फ्लड्स हैं, स्टॉर्म्स हैं। अब देखिए चाहे हम रिट्रीटिंग मानसून की बात करते हैं, तमिलनाडु में बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो चाहे बॉम्बे हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो असम की बात करें, तो फ्लड्स तो देखिए बहुत हम जगहों पे देखते रहते हैं कि फ्लड्स की समस्या रहती है ना। अगर हम साउथ स्टेट्स की बात करें तो डेफिनेटली साउथ स्टेट्स ऑल्सो नीड स्ट्रॉन्गर गाइडलाइंस कि वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन को अवॉइड कर सकते हैं इन लोकेशन विद इन द ड्रेनेज, ठीक है, ताकि इंक्रोचमेंट ज़्यादा ना हो, ठीक है। उसके बाद इट इज़ वेरी वाइटल फॉर द सदर्न स्टेट्स कि वो मैप कर सकते हैं जो उनके फ्लड रिस्क जोन्स है, ताकि वो वल्नरेबल रीजन्स को मैनेज कर सकें। केरला की बात आती तो केरला ने इन द पास्ट, केरला में देखिए फ्लड्स की बहुत फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम्स रहती है, तो केरला हैज़ सम फ्लड रेजिस्टेंट हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ऑन पिलर्स। तो इस तरह के कम्युनिटी एफर्ट्स की यहाँ पे बात करी गई है कि कैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज की बात करें तो लोग अपने अंदर, कम्युनिटी के अंदर कैसे और रिजिलियंस बढ़ा सकते हैं। नाउ अरेस्टिंग द रनअवे क्लाइमेट चेंज, तो पहले तो रनअवे क्लाइमेट को समझे कि रनअवे क्लाइमेट क्या है। तो रनअवे क्लाइमेट चेंज क्या है, इज द थ्योरी कि कैसे चीजें और बदतर हो सकती हैं और वर्स्ट हो सकती हैं अगर थोड़ी सी भी, जो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग में ढील छोड़ें। यानी कि अगर मान लीजिए अभी हमारा टारगेट है कि जी हम जो ग्लोबल वार्मिंग को हम कंटेन करना चाहते हैं, जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच बीच में रहे, मतलब उससे ज़्यादा, यानी कि जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है दैट शुडंट ब्रीच मोर देन 1.5 टू 2 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर थोड़ा सा भी ब्रीच कर जाता है तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। डेफिनेटली आईपीसीसी की रिपोर्ट्स भी बार बार कहती है कि वो टारगेट हम आने वाले 10-15 साल में ही ब्रीच करने वाले हैं, जितनी मर्जी अभी हम कोशिश कर लें। अब उससे देखिए कितनी प्रॉब्लम्स वर्स्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसको कहते हैं रनअवे क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अब क्लाइमेट मिटिगेशन हर जगह बहुत स्लो है, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे बहुत पॉलिटिकल विल की लाक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे कॉलमिनिस्ट ये भी कहते हैं, ऑल्दो आई वोंट एग्री विद इट, कॉलमिनिस्ट ये भी कहते हैं कि इंडिया ने बहुत लेट अनाउंस करा अपना नेट जीरो का टारगेट टुवर्ड्स 2070, लेकिन हमारे देखिए बहुत क्लियर थी पॉलिसी कि हमने 2070 के टुवर्ड्स इस करके अनाउंस करा, बिकॉज अभी हमारे अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज हैं। तो अभी हम वो टारगेट 2050 का नहीं सेट कर सकते जैसे अमेरिका ने करा है, जैसे यूरोप ने करा है। तो हम अपनी डेवलपमेंटल प्रायोरिटीज को पहले मीट करेंगे, बाद में हम ये नेट जीरो को भी हम फोकस करेंगे, एम्फसाइज करेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहां पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि दुनिया भर में पॉलिटिकल विल ज्यादा देखने को नहीं मिलती जहां पे क्लाइमेट मिटिगेशन की बात आती है। और बहुत जो बड़ा पार्ट है क्लाइमेट एक्शन का वो कहां लाए करता है, प्रोटेक्टिंग एंड एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट कवरेज, तो पेड़ पौधे ग्रो करना, एफॉरेस्टेशन ग्रो करना। तो जहां पे एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट कवरेज की बात आती है तो यहां पे एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि कॉलमनिस्ट ने मेंशन करी है कि वी आर पार्ट ऑफ द ग्लासगो डिक्लेरेशन, यानी कि जो COP26 ग्लासगो में यूके में पिछले साल हुआ था नवंबर में। तो इंडिया इज अ पार्ट ऑफ द ग्लासगो डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट प्रोटेक्शन दैट 141 कंट्रीज आर सिग्नेटरी टू। तो वे फॉरवर्ड की बात करें दोस्तों तो यहां पे सजेशन है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो हमारा, अगर हम बजट की बात करें, जो हमारा शेयर है डिजास्टर मैनेजमेंट का, दैट शुड बी रेज टू 2.5% ऑफ द GDP। क्लाइमेट फाइनेंस इज मच सूटेड फॉर द लार्ज स्केल ग्लोबल फंडिंग। तो इस तरह की जो फंडिंग है जो IMF से, वर्ल्ड बैंक से या एशियन डेवलपमेंट बैंक से मिल सकती है, तो क्लाइमेट फाइनेंस की फंडिंग इन ऑर्गेनाइजेशन से डेवलपिंग देशों को बहुत ज्यादा मिलनी चाहिए। और देन यहाँ पे दोस्तों बात करेगी मैनेजमेंट ऑफ डैम्स की, तो नियरली 295 डैम्स इन इंडिया, दे आर मोर देन 100 years old एंड दे नीड रिपेयर्स। अब फॉर एग्जाम्पल, अब इस तरह के जो डैम्स हैं, अगर हम बात करें इकोलॉजी ऑफ उत्तराखंड है या असम फ्लड्स की भी बात करें, है ना, अब इकोलॉजिकली बहुत फ्रजाइल एरिया है, तो इस तरह के डैम्स अगर रिपेयर्ड नहीं है, ठीक है, so definitely that is a cause of concern because building of such dams which have already been built in these areas on steep slopes and eco-fragile areas, now that can obviously exaggerate the problems of floods.
चलिए, सो दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, सेंट्रली मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये जो अरुण मारा का आर्टिकल है, उस आर्टिकल से पर्टिनेंट ये क्वेश्चन मैंने पूछा है। सेंट्रली मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस आर इनकेपेबल ऑफ सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स ग्लोबल प्रॉब्लम्स। इसको आप डिस्कस करिए 150 वर्ड्स में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 3 एडिटोरियल्स। बाकी जाने से पहले जैसे जो हमारी एडवर्टाइजमेंट आपके साथ हम शेयर करते हैं, तो दोस्तों ये हमारे कुछ कोर्सेज हैं। यदि दोस्तों आप इन कोर्सेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स कोर्स की हम बात करें, जहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव मेंस और प्री की करंट अफेयर्स की कवरेज रहेगी। साथ के साथ जो भी टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे 6 डेज अ वीक, यानी कि मंडे को आपके साथ ज्योग्राफी के टॉपिक्स डिस्कस होंगे, ट्यूसडे को हिस्ट्री के, वेडनेसडे को पॉलिटी के, थर्सडे को एनवायरमेंट के, एंड सो ऑन। तो वो सारे जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करे जाएंगे, उसमें प्री और मेंस दोनों का आपको एनालिसिस देखने को मिलेगा, राइट। सो अगर तो आप ये कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यदि आप मेंस लिख रहे हैं इस बारी, तो आप हमारे स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप के कोर्स का भी हिस्सा बन सकते हैं, जहां पे आपको सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा मेंटरशिप दी जाएगी, अपार्ट फ्रॉम दी अदर फीचर्स अवेलेबल इन दिस कोर्स। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। बाकी दोस्तों मिलेंगे कल हम अपने एनालिसिस के साथ। तो आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।